फाइन। देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 69, 70, 71 एंड 72। 69 क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, आज भी सुबह जाने थे ना कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से। तो ये जो शिवसेना और जानते हो शिवसेना उद्धव ठाकरे और ये एकनाथ शिंदे, अब इस चीज़ को लेके हुआ कि अरे भाई ये मेन पार्टी कौन है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन में तो मेन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट का बात हो या फिर मर्जर का बात हो, याद करो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सब चीज़ याद होना चाहिए। कौन सा बोलो? 52nd फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला जो उसमें संशोधन किया गया 91st, बहुत अच्छा। तो इसमें समझेंगे आखिर कमी क्या है, और सुप्रीम कोर्ट को जल्दी आके जो लूपहोल्स है एंटी डिफेक्शन लॉ का उसको प्लग करना होगा, अन्यथा समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। देखो बहुत टेक्निकल चीज़ है ये सर, बहुत टेक्निकल एडिटोरियल आया है, समझ गए? तो यानी कि पहला एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। दूसरा देखो यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी, ये जो ट्रीटी अभी हुआ है, तो अब ये कि इंटरनेशनल वाटर को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि मरीन प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मरीन स्पीसीज प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को लेके ये न्यूज़ में आया है और राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बट दिक्कत यही है कि अधिक से अधिक कंट्री इस बोर्ड में आए, यानी कि इस रेटिफिकेशन में आए, और जितना सिग्नेचर करेंगे उतना ही बेटर हम लोग मरीन स्पीसीज को बचा पाएंगे। तो समझते हैं हम लोग थोड़ी देर में। 71, यस, इसी के बारे में बात कर रहा था। इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C एंड D, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है ये 4 टाइप्स के होते हैं, और उसमें जानेंगे हम लोग कि ये रीअसर्टमेंट क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, और बहुत सारा चीज़ सब। एंड लास्ट वन देखो न्यूट्री सीरियल्स यानी मिलेट्स को बढ़ाना होगा। जिस हिसाब से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिस हिसाब से वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे केस में श्री अन्ना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, मिलेट्स ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे इस चीज़ पे भी। तो चलो पहला देखते हैं हम GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। ये हिंदू पेपर में आया था 7 मार्च को। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। देखो अब एक एक लाइन नहीं बताएंगे, ठीक है, मगर पूरा बता देंगे। एक एक लाइन बताना सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसमें मत देखना, फोकस करना, आवाज़ पे फोकस करना, क्योंकि इसके पीछे भी तो बैकग्राउंड भी तो बहुत सारा चीज़ है। देखो जैसे किसले ने कहा कि 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 57 ना 52nd, आई एम सॉरी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था राजीव गांधी के टेन्योर के टाइम में, और ये इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी कैंडिडेट एक पार्टी तोड़ के ऐसे दूसरे पार्टी में नहीं जाए। आया राम गया राम वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना, और हम लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़े भी है। तो उस समय एक शब्द आया था स्प्लिट, यानी कि कोई भी पार्टी स्प्लिट करता है और उसके बाद 1/3 मेंबर जाता है। स्प्लिट करने के बाद, स्प्लिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेन पार्टी टूट गया। मेन पार्टी टूटना भी चाहिए, इसी चीज़ को लेकर बात था यहाँ पे, मेन पार्टी टूटना चाहिए, और टूटने के बाद यदि 1/3 पार्टी किसी दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन किया तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। यदि 1/3 मेंबर से कम किया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेगा उसको। जैसे मान लो, कैसे समझो इसको, 1/3 है तो 48 का संख्या लो, 48 का 1/3 कितना होता है? 16 होता है। मान लो कि ये 48 वाला एक कोई पार्टी था, 48 मेंबर्स वाला कोई पार्टी था। अब इसमें क्या, ये टूट गया। टूटने का मतलब क्या कि बिखर गया, 48 से अब 48 नहीं रहा, कुछ कुछ इधर भागना चाह रहा है। और उसमें से क्या हुआ कि जो 16 मेंबर है वो वहाँ से कट के दूसरी जगह चला गया, बोला कि हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेट्स से एक्स पार्टी में 48 है और टूट के बोला कि हम बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करें, तो उस समय उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अदरवाइज यदि मान लो ऐसा होता कि 10 मेंबर निकल के चला जाता, सब डिस्क्वालीफाई हो जाता फिर, क्योंकि कितना संख्या चाहिए? 1/3 चाहिए। ये इसलिए किया गया था ताकि कोई भी आदमी ये ना बोले कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। यदि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, सरकार गिर सकता है, वो पार्टी का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का पर्पज़ ही यही था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे,
चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। समझ गए बात को। नंबर 1 मैं ये जो चीज़ है कि स्प्लिट वाला चीज़, इस चीज़ को लेके भी विवाद हुआ उस समय। तो इस चीज़ को प्लग्ड करने के लिए फिर तुम्हारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और उस एक्ट में ये बोला है कि नो अब स्प्लिट नहीं, अब मर्जर होगा। यानी कि 2/3 मेंबर ये टूट जाए और 2/3 मेंबर यहाँ से निकल के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है और ये पार्टी खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा बैकग्राउंड है। अभी शिवसेना का देखो, शिवसेना का क्या हुआ। अब शिवसेना का पार्टी टूट के चला गया, बीजेपी में चला गया। तो जो टूट के गया है वो शिवसेना है या जो टूट के नहीं गया है जो बैठा है वो शिवसेना है? क्योंकि आमतौर पे जो ओरिजिनल पार्टी जो होता है वो ऐसे बैठा रहता है और उधर चला जाता है, तो किसको मान्यता मिलना चाहिए? ऐसे तो इलेक्शन कमीशन का मान्यता है कि शिवसेना वो है क्योंकि सिंबल उसको मिल गया। तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए फिर से न्यूज में आ गया कि जो एंटी डिफेक्शन में जो प्लग्ड किया गया था मर्जर वाला कि 2/3 चला गया उधर, तो 2/3 चला गया उधर, तो क्या ये सही चीज है? इसे तो पूरा पार्टी ही खत्म हो गया और जिसके हाथ में आया है पावर आया है तो क्या सही है? तो सवाल उठ रहे हैं, टेक्निकल सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। होप सो थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो इसी बैकग्राउंड पे पूरा टोटल ये एडिटोरियल्स को लिखा गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, देखो 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था ताकि जो डिफेक्शन वाला जो एक्ट है उसको रोका जा सके, ठीक है, और मेंबर जो डिफेक्टेड मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सके कि भाई निकलो तुम यहाँ से, निकलो। एक 2 मेंबर निकलता है तो निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाता है उस चीज़ को ना हो, ऐसा ना हो। पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेक्ट करना हो ताकि इस तरह का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना आए। बात समझ गए? और जो वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है वो वीक हो जाएगा। यदि 5 मेंबर निकल जाए तो वीक हो जाएगा, इसलिए उसको बर्खास्त कर दो। और वो बर्खास्त करने का मतलब क्या कि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता हो, फिर वो बर्खास्त हो गया विधानसभा से या फिर तुम्हारा विधान परिषद से या फिर लोकसभा या राज्यसभा से, ऐसा है। समझे? अब यहाँ पे समझो, इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो पार्टी सिस्टम है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए स्टेबल पार्टी होना बहुत जरूरी है हमारे स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए। यही कारण है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। सरकार को रन करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसके लिए जरूरी है कि आइडियोलॉजिकली क्लैरिटी हो, यानी कि सबका आइडियोलॉजी सेम हो, तभी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स रह सकता है एक साथ, और कोहेसिवनेस हो। कोहेसिवनेस मतलब एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। और जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन खराब हुआ तो उस दिन भागना चाहता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दो। हम लोग पॉलिटिक्स में भी बात कर रहे थे, जैसे कैबिनेट में कोई डिसीजन लिया गया और बाहर आके तुम बोल दोगे कि गलत है तो तुम बर्खास्त हो जाओगे, सीएम बोलेगा गवर्नर को हटा दो इसको। तो कोहेसिवनेस होना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। और ऑब्जेक्टिव यही था एंटी डिफेक्शन लॉ का कि हम ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजिकल ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, क्योंकि सब एक साथ जुड़ा हो और एक पार्टी के लिए काम करे। हाँ, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिविजुअल एमएलए होगा, जो इंडिविजुअल एमपी होगा, वो अपना बुद्धि नहीं लगा सकता है। ऊपर से व्हिप जारी होगा, आला कमान से व्हिप जारी होगा, उस आधार पे काम करना होगा। यदि हम कुछ बोलना भी चाहते हैं, इंडिविजुअल माइंड भी यूज़ करना चाहते हैं तो फिर भी यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमको यूके से कंपेयर करना होगा। यूके में देखते हो ना, यदि प्राइम मिनिस्टर भी कोई लेजिस्लेशन को लेके आए तो उसको भी विरोध करने वाला अपना पार्टी से भी आ जाता है। ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, है ना, ऐसा सिस्टम है यूके का। हमारा भारत में ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लेके आए तो अंडरस्टूड है कि पास होगा ही होगा। क्यों? एंटी डिफेक्शन लॉ है। यदि प्राइम मिनिस्टर का व्हिप जारी किया हुआ चीज़ या आला कमान का व्हिप जारी किया हुआ चीज़ कोई यदि कोई बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे तो फिर तो बर्खास्त होना है उसको। समझ गए? तो आगे देखो स्टूडेंट, लेट अस परस्यू पैराग्राफ 3 ऑफ द 10th शेड्यूल। देखो वही जो पैराग्राफ 3 था, ठीक है ना, उसको हम देखते जो कि डिलीट कर दिया गया 91st अमेंडमेंट करके। तो कौन सा? वही 1/3। पहले 1/3 वाला था ना, 52nd में 1/3 था, पर उस चीज़ को डिलीट करके क्या कर दिया गया? मर्जर कर दिया। स्प्लिट की जगह मर्जर वर्ड डाल दिया गया है। सही बात है। तो वही बताया गया कि देखो पहले जो शुरू में 52nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें 1/3 का बात था कि यदि 1/3 लेजिस्लेटर्स यानी कि एमएलए या एमपी अपने पार्टी छोड़ के जाए और दूसरे वो फैक्शन दूसरे को ज्वाइन करे तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा उसके ऊपर। सही बात है, वही लिखा गया है।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1/3 लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि स्प्लिट होना चाहिए ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में। यदि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट ही नहीं है और ऐसे 1/3 निकल गया तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पे समस्या हुआ है। देखो दो अलग चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे समझो इस चीज़ को। तुमको लगेगा कि बहुत आसान चीज़ है कि पार्टी है 1/3 चला गया, वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कि टूटना भी चाहिए, पार्टी टूटना भी चाहिए, और पार्टी टूटने के बाद 1/3 निकलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट दो वर्ड है। अब इस चीज़ को लेकर वेगनेस हुआ, यही कारण है कि इस पे 91st अमेंडमेंट हुआ, बोला कि नो, ये जो स्प्लिट पार्टी है ये गलत संकेत दे रहा है। और उसको क्या किया, उसको मर्ज करके स्प्लिट को मर्ज से रिप्लेस किया गया। समझ गए, वहां पे लिखा गया, देखो लिखा गया है, स्प्लिट इन द ओरिजिनल पार्टी इज द प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन है। और यदि 1/3 मेंबर निकल गया वहां से, हमारा स्प्लिट ही नहीं हुआ पार्टी में, तो फिर उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा फिर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टी में टूट होना चाहिए, टूटना चाहिए पार्टी। अब पार्टी टूटने का मतलब क्या हुआ फिर? जैसे मान लो कि रजामंदी नहीं है एक दूसरे से और टूटने के कगार पे है, और उसी समय टूटने के कगार पे है और 1/3 मेंबर निकल के चला जाता है। अरे गेटिंग में स्प्लिट वाला पोजीशन होना चाहिए। देखो लिखा गया है, स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इज द प्री कंडीशन फॉर एग्जम्प्टिंग 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। होप सो समझ में आ गया होगा। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो, दूसरे शब्द में देखो बहुत अच्छा, अभी देखो ये सब चीज तुमको चौंका देगा। जो तुम पढ़े हो ना, जो भी चीज पढ़े हो वो पॉलिटी में, उसमें जो गैप है वो गैप भरने का प्रयास, समझे ना। उसमें तो सिंपल है, स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट क्या समझा स्प्लिट के बारे में तुम लोग। अभी इस पे देखो टेक्निकल चीज किस लेवल पे आया है कि स्प्लिट प्री कंडीशन है। ऐसा नहीं कि 1/3 निकल जाएगा तो हो गया, बर्खास्त हो गया। देखो लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है, इफ देयर इज नो स्प्लिट, देखो यदि ओरिजिनल पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ हो और 1/3 ऑफ द मेंबर लेजिस्लेटर तुम्हारा निकल गया, वो निकल गया, तो सब भाई डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बात समझो, फिर 1/3 मेंबर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो जो प्री कंडीशन था वो क्या था, तुम्हारा स्प्लिट था। बट इस लगा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। ये बाद में इस तरह का केसेस आने लगा कि स्प्लिट नहीं हो रहा है फिर भी निकल रहा है, तो फिर भी स्प्लिट माना जा रहा है इस चीज को। तो कैसे इसको हम ठीक करें? तो इसलिए 91st अमेंडमेंट करके स्प्लिट की जगह मर्जर डाला गया। तो थोड़ी देर में समझेंगे मर्जर क्या होता है। तो इसलिए इस पैराग्राफ को हटाया गया। A split in the original party is no longer a defense against disqualification. Even when a political party has split, the legislature will not get any protection now. और यदि ओरिजिनल पार्टी भी हो जाएगा, ओरिजिनल पार्टी भी हो गया, तो उसके बाद भी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। देखो ये कहने का मतलब है कि नेक्स्ट देखो यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। द कंडीशन इज मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल। आप देखो अब क्या किया, तो जो वेगनेस था स्प्लिट को लेके, ये वेगनेस को हटाने के लिए मर्जर वर्ड डाला गया है। अब इसमें क्या है, जो 91st अमेंडमेंट करके डाला गया है, द कंडीशन इज मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी, ठीक है, मर्जर किया जा रहा है, यानी कि 2/3 बाई लेजिस्लेचर। ये समझ लिया कि अब हमको शिवसेना से निकलना है, 2/3 निकल के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हेयर टू एज इन स्प्लिट मर्जर द पॉलिटिकल पार्टी इज द प्री कंडीशन। और इसमें भी होना चाहिए कि 2/3 मर्जर वाला वर्ड आना चाहिए। जैसे वहां पे स्प्लिट वाला वर्ड आ रहा था, तो यहाँ पे मर्जर हो जाए, 2/3 निकलना चाहिए, तब जाकर वो उससे क्या करेगा, दूसरे पार्टी से मिल जाएगा, तब ये बर्खास्त नहीं होगा, ये बर्खास्त नहीं होगा। अभी क्या कि यदि 1/3 भी निकलेगा तो बर्खास्त हो सकता है। क्यों? शुरू में बर्खास्त नहीं हो रहा था, 52nd में बर्खास्त नहीं हो रहा था, उस समय 1/3 दे दिया। बट लगा लोगों को, हमारे लोकसभा राज्यसभा को, कि नहीं इसका गलत यूज हो जाएगा, इसलिए 91st करके बोला कि नो, अब 1/3 नहीं, वो खत्म करो, अब 2/3 मर्जर होना चाहिए। यानी कि 48 मेंबर्स, 48 मेंबर्स में 2/3 कितना होगा, 16 को डबल कर दो, 32 होगा। 32 मेंबर यदि वहां से निकल के जाता है और दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। और यदि अभी तुम्हारा 16 मेंबर निकलता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अभी के हिसाब से। तो हेयर टू एज इन स्प्लिट, जैसे कि स्प्लिट में हो रहा था, मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्री कंडीशन है। यदि मर्जर नहीं हुआ, जैसे मान लो कि ऐसा होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है, लेट से देखो ये समझो, यदि मर्जर नहीं होता है, मर्जर का मतलब क्या कि दूसरे पार्टी में जाकर मर्ज कर दिए, दोनों जोड़ दिए और उस पार्टी में आप ले लिए। मैं यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे शिवसेना ही बोला कि हम भी शिवसेना, और 2/3 निकल गया, तो ये तो गलत बात हो गया। फिर अब तो बोलना चाहिए कि हम बीजेपी पार्टी में चले गए,
ये ना होना चाहिए था। और ये तो यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, शिवसेना लोग क्या बोल रहा है कि 2/3 से हम दूसरा शिवसेना, तो ये तो कैसे, ऐसे तो प्रोविजन है ही नहीं इसमें। इसमें बोला है कि मर्जर होना चाहिए, तो 2/3 निकल के दूसरा पार्टी में मर्जर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोग क्या किए कि 2/3 निकल के बोला कि हम दूसरा शिवसेना, तो टेक्निकल वाला एरर आ रहा है ना यहाँ पे, समझ रहे हो? वही चीज है कि यहाँ पे भी एज इन स्प्लिट मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल, ये प्री कंडीशन है, ये प्री कंडीशन, तभी जाके डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और यदि बोल रहा है कि हम अब शिवसेना, तब तो पूरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 2/3 भी मेंबर, क्योंकि प्री कंडीशन क्या है, बात समझो। प्री कंडीशन है कि मर्ज करना चाहिए, मर्ज करने का मतलब कहाँ रहा शिवसेना फिर? हाँ, तो मर्जर का मतलब क्या, दूसरे पार्टी में विलीन होना, यही नहीं होता है मर्जर का मतलब। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल एरर आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा। तो गलत यूज हो रहा है ना जी, तो बहुत अच्छे से, बहुत गजब एडिटोरियल लिखा है। देखो, द लेजिस्लेचर डू नॉट हैव द फ्रीडम टू ब्रिंग अबाउट ए स्प्लिट और मर्जर एज दे आर लीगली रिस्ट्रेन्ड बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज द ओरिजिनल पार्टी इन बोथ द केसेस व्हिच टेक्स द डिसीजन। अब बोला कि स्प्लिट होना या मर्जर होना वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ओरिजिनल पार्टी डिसाइड करेगा। तो अब तो पूछने जाओ शिवसेना से, एक गुट है तुम्हारा ये वाला सिंधे और एक गुट है उद्धव ठाकरे, पूछो तो उद्धव ठाकरे बोलेगा हमारा ओरिजिनल शिवसेना, और ये बोलेगा हमारा ओरिजिनल शिवसेना, तो किसका बात माना जाए? फंस गया बात, समझ रहे हो ना? बीच में फंस जाएगा ये चीज। आगे देखो, अनदर असर्शन ऑफ पैराग्राफ 4 ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, द मर्जर, अब एक और डाला गया था, द मर्जर विल बी डीम्ड टू हैव अकर्ड ओनली। देखो, मर्जर तभी माना जाएगा, मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर बोले कि ठीक है इस तरह का मर्जर हम स्वीकार करते हैं। यानी कि डीम टू मर्जर, एक होता है मर्जर, एक होता है डीम टू मर्जर, दोनों में अंतर है। एक मर्जर मतलब पूरा हो गया, और डीम टू मर्जर मतलब कि मतलब हो गया नहीं, होने वाला है, या फिर उतना ही मान्यता मिलेगा उसको। बट उसके लिए 2/3 यानी कि 32 मेंबर्स को बोलना पड़ेगा कि ठीक है हम विलीन हो रहे हैं। तो ये भी एक वर्ड डाला गया था कि डीम टू मर्जर, यानी कि एक मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 लेजिस्लेचर अग्री कर दे कि ठीक है इस तरह का मर्जर हम करने वाले हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट कि यदि आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो मर्जर होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब 2/3 लेजिस्लेचर स्वीकार कर ले इस चीज़ को, यानी कि 32 मेंबर्स आउट ऑफ 48 को इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि ठीक है हम मर्जर होने वाले हैं, या फिर मर्ज हो गए, या फिर मर्जर होने वाले हैं। ए मर्जर ऑफ पार्टीज कैन टेक प्लेस, हाँ लेजिस्लेचर के बाहर भी हो सकता है, जो कि विधानसभा के अंदर ही हो, ये बाहर भी हो सकता है, बट इट हैज़ नो कॉन्सिक्वेंस। बट यदि बाहर हो रहा है, अब बाहर 2/3 नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है 2/3 मेंबर्स का जरूरत है। बात समझे? बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी दफ्तर में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनदर कॉम्प्लेक्स इशू विथ रिगार्ड टू हुज व्हिप इज वैलिड। व्हिप तो अब आला का मानो, व्हिप जारी किया आता ना कि आपको फॉलो करना है, तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का फॉलो करोगे कि एकनाथ शिंदे का फॉलो करोगे? कौन है ओरिजिनल पार्टी? ये तो फाइट यहाँ पे ये है ना। अब सिंबल भी दिला दिया तुम उसको, सब कुछ दिला दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब चला गया उधर, अब क्या करेगा? तो देखो वही मैटर है कि महाराष्ट्र का केस देखो, महाराष्ट्र केस में सबसे बड़ा बात है किसका व्हिप वैलिड होगा, शिवसेना वाला, ये वाला उद्धव ठाकरे वाला कि इसका वाला? इट इज ट्रू दैट द ब्रेक अवे ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चूज इट्स ओन व्हिप, हु ऑल्सो रिपोर्टेडली इश्यूड व्हिप टू ऑल द एमएलएस ऑफ द शिवसेना। अब बोला है कि जो ब्रेक अवे हुआ एकनाथ शिंदे वाला, वो एकनाथ शिंदे ब्रेक हुआ और वो व्हिप जारी कर दिया सब शिवसेना के ऊपर। अब देखो कैसा, आपको मानेगा ये? जो ठाकरे वाला जो गुट है वो नहीं मानने वाला इस व्हिप को, और ये जारी कर देगा तो ये भी नहीं मानने वाला है, तो ओरिजिनल पार्टी कौन है? बट द क्वेश्चन एज टू हुज व्हिप इज वैलिड, वही तो पूछ रहा है, किसका वैलिड माना जाए? We said that elected member of house shall be deemed to belong to the political by which he has set and candidate for election, यानी कि जो भी मेंबर इलेक्ट हुआ है वो उसी पार्टी का रहेगा जिस पार्टी से वो लड़ा था। तो अब ये सब तो शिवसेना से ही लड़ा है, दोनों ही सब शिवसेना से लड़ा है। द एक्सप्लेनेशन मेक्स इट एम्बिगुअसली क्लियर दैट द पार्टी विच कैन लीगली इशू द व्हिप इज द शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे। आखिर उस समय जब इलेक्शन में गए थे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ही था टॉप पे, तो उस हिसाब से मानना चाहिए था। तो इट शुड नॉट बी फॉरगेटन दैट इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लाया गया था डिफेक्टर को पनिश करने के लिए, ना बल्कि डिफेक्शन होने के लिए। डिफेक्शन हो गया,
बात समझ में आ रहा है, टेक्निकल चीज समझ में आ रहा है। देखो, हेंस वन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन गोज एज फॉलोस। अब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेजिस्लेचर हैव नो फ्रीडम, देखो कोई फ्रीडम ही नहीं है लेजिस्लेचर को 10 शेड्यूल के अंदर, चाहे स्प्लिट हो चाहे ब्रिंग हो, है ना। और जो ओनली द ओरिजिनल पार्टी ही कर सकता है ये चीज़। और लेजिस्लेचर के पास कोई चॉइस नहीं है अग्री करने का या डिसअग्री करने का। तो व्हिप कैन बी लीगली इशूड ओनली बाय द ओरिजिनल पार्टी ही कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो इस तरह का जो हेजीनेस है, जो अनक्लियर है, एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे डायलामा है दुनिया भर का, ये सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जो बात है, बिना सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन किए हुए नहीं चल होने वाला है ये चीज़। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि मैटर है क्या, अब किसको माना जाए। तो ये भी बात बहुत अच्छे से रखा है राइटर ने कि जब उद्धव ठाकरे के नाम पे आप लड़े थे तो उद्धव ठाकरे ही आपका ओरिजिनल पार्टी का मालिक हुआ, सही बात है ना। और यहाँ तो बाबू वो जाते जाते गिदर भपकी दिया, व्हिप जारी करके गया है उस तरफ। तो है, मैटर है, बड़ा मैटर है, इतना छोटा मैटर नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुमत था उसका, इलेक्शन में ज़्यादा लड़ा। हाँ, अब शिवसेना इसको नाम मिला, उसको अपना, उसको क्यों मिलेगा, वो अपना तो दूसरा लेगा, उसको क्यों मिलेगा, अलग से उसको नाम देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्यों दूसरा लेगा। हाँ हाँ, सही तो बोल रहा है वो, सही बोल रहा है वो। अच्छा ठीक है। अभी यदि बाला साहब ठाकरे जिंदा रहते तो क्या बोलते कि क्या हो गया। ऐसा होता ही नहीं है, वो आदमी सीट पे बैठा है, पावर, वो दूसरा था, वो हाँ ड्राइवर था। चलो ठीक है, छोड़ दो, हो गया। आओ नीचे आओ, देखो 70 देखो, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बीबीसी न्यूज़ में आया था 6 मार्च को, ठीक है। तो देखते हैं तरफ से, देखो सबसे पहले तो फिगर देख लो, अनक्लॉज 1982 इन एन नटशेल, ठीक है, इसको देख लो, ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। देख लिया स्टूडेंट, फिगर देखो पहले, देखो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि ये 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, 24 नॉटिकल माइल क्या होता है, 200 बाद नॉटिकल माइल क्या होता है, इंटरनल वाटर क्या होता है, एंड सो ऑन। समझ गए। देखो 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल का मतलब है, यदि मैं एकदम प्रिसाइजली बोलूँ तो 1.852 किलोमीटर, जो 1.9 कहता हूँ मैं, ठीक है। 1.8 भी बोल सकते हो, 1.9 भी बोल सकते हो, इट्स ओके, क्लोज है। अब तुम लोगों को पता है कैसे ये नॉटिकल माइल निकाला जाता है स्टूडेंट, डू यू नो दिस थिंग। यहाँ देखो, इधर देखो, इक्वेटर सेंटर पे है ना, बीच में है, तो उस हिसाब से कितना मिनट में क्रॉस होता है, उस हिसाब से नॉटिकल माइल निकाला जाता है। मिनट के हिसाब से देख के निकाला जाता है, मिनट के हिसाब से नॉटिकल माइल। कल देख रहे थे कि नॉटिकल माइल का क्या है, इसका पीछे बेसिस क्या है, तो मिनट के आधार पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, और उसको हम किलोमीटर में देखेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 1.8 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, एक वहाँ पे दिया गया नंबर 1 इंटरनल वाटर। क्या होता है इंटरनल वाटर का मतलब, एक बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब कोस्टल एरियाज से। अब कोस्टल एरिया से अंदर भी होता है पानी, जैसे हम लोगों ने कयाल का देखा था ना, केरल का जो क्रीक बन रहा था, याद है ना तुम लोग को, अंदर पानी आया था, तो जो अंदर पानी आया डेट इज कॉल्ड इंटरनल वाटर। देखो अच्छे से, ठीक है, बेस लाइन से अंदर आ गया डेट इज कॉल्ड इंटरनल वाटर। और जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, यदि हम केरल का केस कहें तो। दूसरा देखो टेरिटोरियल सी। अब यहाँ पे समझना, बहुत अच्छे से समझना है तुम लोग को, ये क्या है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या हुआ, 12 नॉटिकल माइल तक, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल रहता है। समझ गए। सेकंड वाला देखो वहाँ पे, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, और 200 को इंटू करो 1.8 से, तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। यदि 2 से करेंगे तो 400 किलोमीटर, और थोड़ा सा घटा लो उसमें, 370 के आसपास हो जाएगा। बात समझ गए। 370 किलोमीटर तक तुम्हारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे तुम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। और हाँ, टेरिटोरियल सी देखो, टेरिटोरियल सी तुम्हारा अपना फुल कंट्रोल है, बट यहाँ पे दूसरे कंट्री का हवाई जहाज सब है ना, दूसरे कंट्री का तुम्हारा जो नाव वगैरह सब है, उसका इनोसेंट पैसेज हो सकता है। इनोसेंट पैसेज समझते हो ना, वो आराम से आपसे परमिशन लेके उस जगह से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन टेरिटोरियल सी में
आपका नदी पानी का हो चाहे ऊपर का हो, आपका पूरा कंट्रोल है, ऊपर भी आप फुल कंट्रोल करोगे उसको, समझ गए। अब 200 नॉटिकल माइल के बाद जो वाटर होता है उसको इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल वाटर। और इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या, कोई भी जाके अपना हवाई जहाज चला सकता है, जो भी करना है कर सकता है, वर्ल्ड कम्युनिटी का ही पूरा अधिकार है वहाँ पे। तो देखो लिखा गया है कि अब कॉन्टिग्यूअस जोन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस जोन का मतलब होता है बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस जोन। समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्टिग्यूअस जोन का मतलब है मैरीटाइम जोन एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल सी दैट मे नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 24 नॉटिकल माइल्स, यानी कि बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं हम। अब इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट हम रोक सकते हैं अपना जो लॉ है, कस्टम्स लॉ है, हमारा जो फिजिकल लॉ है, हमारा जो इमिग्रेशन लॉ है, उस आधार पे यदि कोई दूसरा कंट्री का आदमी कुछ गलत काम करता है तो हम उसको पनिश कर सकते हैं। बट हाँ, हम इनोसेंट पैसेज दे सकते हैं जरूर, टेरिटोरियल सी में भी और कॉन्टिग्यूअस जोन में भी। समझ में आया ये चीज? समझ में आया ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ये सब सवाल, ठीक है। अब देखो, अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं ऊपर, ये क्या है क्या। अब इंटरनेशनल वाटर समझ में आ गया तुमको? इंटरनेशनल वाटर मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का चीज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बताया गया है कि वर्ल्ड में ना, यदि हम बोले इंटरनेशनल वाटर, 2/3 वर्ल्ड ओशन तुम्हारा इंटरनेशनल वाटर ही है। 2/3 मतलब क्या? इतना ओशन है, पानी है ना, उसमें 2/3 तुम्हारा किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल बाद ही है। तो 2/3 पार्ट क्या है तुम्हारा? इंटरनेशनल वाटर के अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ पे हर कंट्री को अधिकार है फिश करने का, फिशिंग करने का, शिप चलाने का या रिसर्च करने का। सही बात है कि नहीं है? इंटरनेशनल वाटर में कोई भी कुछ भी कर सकता है, बात समझे। बट देखो अभी तक मात्र 1% ही इंटरनेशनल वाटर है जो प्रोटेक्टेड है, मरीन प्रोटेक्टेड है। जैसे एग्जांपल देखते हो ना अंटार्कटिका सबका, अंटार्कटिका में तुम्हारा मरीन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था ना। तो इतना 2/3 वर्ल्ड का जो ओशन है वो इंटरनेशनल वाटर है, उससे मात्र जो संरक्षण मिला है, जो है ना सिक्योरिटी मिला है, केवल 1% को मिला है। इसका मतलब हम कितना पीछे हैं, समझ रहे हो? हम बहुत पीछे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी तुम्हारा इंटरनेशनल वाटर में जो रिसोर्सेस होगा वो हाईली एक्सप्लोइटेशन होने का कगार पे है ना, एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लोरेशन, या वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हो रहा है, यानी कि कोरल डेड हो रहा है, डीप माइनिंग फिशिंग हो रहा है, नीचे हो रहा है, बॉटम ट्रोलिंग हो रहा है, ये सब चीज हो रहे हैं, है ना। या फिर तुम्हारा ऑयल स्पिल हो रहा है। ऑयल स्पिल जानते हो ना, गया तेल पूरा गिर गया, पूरा मर जाएगा प्रजाति सब नीचे का। तो ओवर फिशिंग हो रहा है वहाँ पे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा जा रहा है, शिपिंग ट्रैफिक हो रहा है, साउथ चाइना सी में क्या नहीं कर रहा है सब लोग, बात समझ रहे हो? तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए भी इस ट्रीटी को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अभी जस्ट एक हुआ है, बात हुआ अभी जस्ट BBC में आया ना, ये जो तुम्हारा ये 10 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा बैठक हुआ जहाँ पे 30% इंटरनेशनल वाटर को बचाने का प्रयास है। अच्छा बात है ना, बट उसके लिए बहुत कंट्री को बोर्ड में आना होगा बचाने के लिए। देखो ये बता चुके हैं, देखो विच मैरीन स्पीसीज आर एट रिस्क, कौन सा मरीन स्पीसीज है जो बहुत रिस्क पे है, बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। एग्जाम्पल देखो, यदि IUCN का बात माने तो 10% ऐसे मरीन स्पीसीज है वो लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे है। एक्सटिंक्शन मतलब क्या है? फिर कभी लौट के नहीं आएगा, प्रजाति लुप्त हो जाएगा। दो बिगेस्ट कॉजेज इसका क्या है? एक तो ओवर फिशिंग है और दूसरा पोल्यूशन है। देखते हो ना पोल्यूशन कितना ज़्यादा। पोल्यूशन का मतलब क्या है कि बोतल डाल दिए उसमें, या फिर इंडस्ट्री का जो भी तुम्हारा चीज़ है वो एफ्लुएंट डाल दिया तुम, गर्म, मान लो कि इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेंट है वो बहुत गर्म है और उसको तुमने डिस्चार्ज कर दिया, मर नहीं जाएगा प्रजाति सब? क्योंकि जानते हो कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ ओशन वाटर का तो पूरा प्रजाति विलुप्त हो सकता है। देखो और भी बहुत सारे स्पीसीज है, जैसे देखो मैरीन स्नेल्स हुआ, शार्क्स हुआ, वेल्स हुआ, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सी फूड के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये लोग को ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत ही अपराध बढ़ रहा है ऐसे स्पीसीज के अगेंस्ट, ठीक है। 41% थ्रेटन स्पीसीज जो है वो तुम्हारा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। देखो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसके वजह से स्पीसीज सब तुम्हारा दिक्कत में है। और देखो दूसरी बात है कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन होना। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इकोलॉजी में पढ़ाए थे ना? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बहुत एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलना चाहिए, स्केलेटन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लेस प्रोडक्टिव हो रहा है।
और इसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज और इकोसिस्टम को दिक्कत हो रहा है। क्लाइमेट चेंज देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मरीन हीट वेव्स है वो 20 टाइम ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। और जो तुम्हारा ये जो साइक्लोन, टाइफून्स, ये सब जो चीज़ आ रहा है, इसकी वजह से भी स्पीसीज को बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख रहे हो ना कि सब कुछ ठीक नहीं है ओशन में, बहुत ही बुरा स्थिति है। इन्वायरमेंटलिस्ट ये भी कहते हैं स्टूडेंट कि ये जो माइनिंग हो रहा है, जिससे सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब कर दिए बॉटम ट्रोलिंग करके, नीचे बॉटम ट्रोलिंग समझते हो ना तुम लोग? हाँ, बहुत बड़ा वो है, जाल बिछा के नीचे सेडिमेंट्स को ही छीन लिए रख दिए। जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है ना, तुम बोल रहे हो कि हम विंड एनर्जी के रूप में वहाँ पे लगाएंगे, ऑफशोर विंड एनर्जी करेंगे या इस तरह का जो चीज़, और इसके वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे नेस्टिंग हो सकता था। जैसे मान लो गहीर माथा में जाकर कुछ कर देगा तो कितना फर्क पड़ेगा उसको? क्या है गहीर माथा में कौन आता है बाबू? जो आड़ी बाड़ा जो प्रोसेस होता है, हाँ कछुआ होता है जी, टोटाइज जो होता है, ओली रेडेड टर्टल्स। तो यदि मान लो कि कितना बेस्ट है, गहीर माथा हुआ, रसकुलिया बीच हुआ, कितना इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स है। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो वही बोला कि इस तरह का डैमेज हो रहा है ब्रीडिंग ग्राउंड्स। तो व्हाट आर द मेजर एम्स ऑफ द हाई, आखिर ये हाई सीज ट्रीटी है, इसका मेजर एम क्या है? उससे पहले देखो कि आखिर ये जो किस तरह का प्रजाति सब एक्सटिंक्ट होने वाला है। रीफ कोरल्स देखो 15% हो जाएगा, शार्क्स देखो 90% से भी ज़्यादा हो सकता है, फिशेस देखो 67 से भी ज़्यादा हो सकता है, मोलेसेस देखो, ग्रीन एल्गी देखो, ये सब चीज़ें। ग्रीन एल्गी देखो कुछ नहीं होगा, ग्रीन एल्गी तो जितना बढ़ेगा उतना तुम्हारा जानते हो ना प्रॉब्लम होगा ना, हाँ वो घटेगा, वो अलगल ब्लूम हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे देखते क्या आखिर हाई सीज ट्रीटी का एम क्या है और इतना हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हाई सीज ट्रीटी अच्छा चीज़ है, क्योंकि अभी तक देखो 1% ही प्रोटेक्शन मिला है। कहीं ना कहीं ये हाई सी ट्रीटी से ना कोशिश करेंगे प्रोटेक्शन 30% तक दे हम, इसलिए अच्छी बात है कि आफ्टर मोर देन अ डिकेड ऑफ नेगोशिएशन, बताओ 10 साल नेगोशिएशन चला है, तब फाइनल जाके यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे कंट्रीज एग्री किया कि चलो ठीक है फर्स्ट टाइम ट्रीटी बनाने वाले हैं ताकि ओल्ड ओशन को प्रोटेक्शन मिले, जो कि नेशनल बाउंड्री से बाहर है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जितने भी इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पे हम संरक्षण देंगे। अभी तक तो 1% संरक्षण है, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये बात निकल के आया है कि हम क्या करेंगे कि MPA करेंगे, यानी कि तुम्हारा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे 2030 तक 30% इंटरनेशनल वाटर को हम बचाएंगे। अच्छा कदम है ना ये स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा कदम है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा डाला जाएगा मरीन कंजर्वेशन के लिए, नए रूल्स बनाया जाएगा कि माइनिंग क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे ही बड़ा कंट्री है, देखो केवल चाइना ही नहीं, हम जानते हैं कि ऊपर का कंट्री फिनलैंड सब भी 200 नॉटिकल माइल के बाद कितना ज़्यादा फिशिंग कर रहा है और वहाँ पे कितना ज़्यादा सब्सिडी दिया आता है फिशिंग के लिए, वी हैव सीन इन आवर न्यूज़। तो केवल बात चाइना का ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे रूल्स बनाना चाहिए कि किस तरह का माइनिंग होना चाहिए सी में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। क्योंकि कोई बोलता है इंटरनेशनल वाटर है मजे में रहो, तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, समझे। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया उसको रिवर्स करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने होंगे वहाँ पे, और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है डीप सी माइनिंग की वजह से उस चीज़ को हमें ठीक करना होगा, ठीक है। क्योंकि डीप सी माइनिंग करके लोग क्या करता है, ओशन बेड के नीचे जाके बहुत सारा मिनरल्स को निकालता है। जैसे कि अभी जस्ट हम चाइना का देखे थे, है ना, 10,000 नीचे जाकर किया है, मीटर नीचे जाकर किया है। तो फिर इस तरह का चीज़ पे हम काम करना चाहिए। और देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप फिशिंग कहीं पे भी नहीं कर सकते हो, रूट्स ऑफ शिपिंग लाइंस पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारा रिसोर्सेज निकाला जाता है फार्मास्यूटिकल और फूड के लिए, तो वहाँ पे भी अग्रीमेंट और अरेंजमेंट ठीक से बनना चाहिए। कि अब मान लो होता क्या है कि ये लोग इतना चालाक है, जो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, चाइना जैसा कंट्री, जो जाता है वहाँ सामान लाता है अपना मेडिसिन में यूज़ करता है। अरे तो वो तो सबका होना चाहिए ना, वो सबको मिलना चाहिए अधिकार। तो इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए कि कोई भी आप लेते हो तो उसका सोसाइटी पे, सब सोसाइटी पे बेनिफिट हो। तो क्या व्यू पॉइंट क्या है क्रिटिक्स का, देखो क्रिटिक्स क्या कह रहे थे, चलो अच्छी बात है हाई सीज ट्रीटी बन रहा है ना, 10 साल का टॉक कहीं ना कहीं अभी कदम रखने वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं बोल रहा है कि देखो अरे जिस तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है अभी दे रहा है, अभी प्रोटेक्शन अनरिजॉल्व है, यानी कि अब किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब बोला है कि 30% प्रोटेक्शन। तो 30% प्रोटेक्शन का मतलब क्या कि सस्टेनेबल प्रोटेक्शन, यानी कि जाएगा फिशिंग करेगा और वहाँ पे इकोसिस्टम को मेंटेन रखेगा, क्या वो वाला प्रोटेक्शन का बात कर रहा है, या फिर कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुआ।
बात समझ में आ रहा है ना? जब बोल रहा है कि 30% हम इंटरनेशनल वाटर को बचाना चाहते हैं, तो बचाने का मतलब क्या होता है? बचाने का मतलब होता है कि ठीक ठाक फिशिंग करना या फिर कंप्लीट बचाना। उस चीज़ पे तो कहाँ यूनाइटेड नेशन में कुछ बात हुआ। ये लोग ट्रीटी भी बनाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करेगा। तो वही क्रिटिक्स का मानना है देखो कि इफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड, ये देखो देयर वाज अ डिबेट पर्टिकुलरली अराउंड व्हाट ए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज। क्या होता है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया? या फिर सस्टेनेबल यूज करना या फुली प्रोटेक्ट करना। समझ गए ना स्टूडेंट कि फुली प्रोटेक्ट करेगा, कुछ भी फिशिंग एक्टिविटी होगा ही नहीं, या फिर होगा बट सस्टेनेबल तरीके से होगा। क्या ये है? अब देखो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया सब ने अब देखो अब जैसे एग्जांपल देखो कि हमने कहा कि ये एरिया मरीन प्रोटेक्टेड है, ये एरिया मरीन प्रोटेक्टेड है, ये एरिया मरीन प्रोटेक्टेड है, ऐसे करके हमने पूरा स्पॉट कर लिया और 30% क्लियर कर लिया वर्ल्ड में। मगर तुम इसको मरीन प्रोटेक्टेड बोल दिया और एक मरीन प्रोटेक्टेड यहाँ पे है, इस जगह पे है, लेट से नॉर्थ पैसिफिक में है, और एक मरीन प्रोटेक्टेड साउथ अटलांटिक ओशन में है। तो भाई इसको तुम घोषित कर दिए, इसको घोषित कर दिए, बट व्हाट एवर द रूट, क्योंकि ये स्पीसीज यहाँ जाएगा तभी इसको संरक्षण मिलेगा, और ये यदि भटक के इधर चला है तो मर जाएगा फिर। तो जरूरी है कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आप जो घोषित कर रहे हो दोनों में इंटरलिंक होना भी बहुत जरूरी है। समझो, वही चीज बताया गया। इफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड, यदि कनेक्टेड नहीं होगा एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया दूसरे से, तो फिर कोई डिजायर्ड इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज होंगे, ठीक है, वो तो फिर रिस्क में रह जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही और वहां धरा जाएगा, वहां मर जाएगा वो। तो प्रोटेक्टेड एरियाज, एक प्रोटेक्टेड एरियाज दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़ना चाहिए ताकि संरक्षण बराबर का मिले और बीच का एरिया को भी मिले। समझ गए? डिस्पाइट द, ठीक है, अच्छी बात है, एग्रीमेंट हुआ है, बट बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री को आना होगा, रेटिफिकेशन करना होगा, फिर लेजिस्लेशन लाएंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। समझे? और रसिया ने तो बोल दिया कि भाई हमको तो ऑब्जेक्शन है फाइनल टेक्स्ट पे, अभी बनने से पहले ही ऑब्जेक्शन दे दिया रसिया ने, तो फिर समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम है। आगे देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी एंड डी असॉर्टमेंट वैक्सीन एंड मच मोर। देखो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये स्टूडेंट। देखो डर बढ़ रहा है ना H3N2 का, कितना दिन से बोल रहा है, डर बढ़ रहा है। फ्लू है, फ्लू क्या होता है? फ्लू का मतलब क्या होता है? फ्लू का मतलब होता है जिसमें हमें कफ आ रहे होते हैं, खोखी हो रहा होता है, मतलब कफ हो रहा होता है, सर दर्द कर रहा होता है, डेट्स कॉल्ड फ्लू, है ना, सर्दी खांसी टाइप का होता है, डेट्स उसको फ्लू बोलते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, राइजिंग केसेस ऑफ H3N2। अभी इंटेंस कफ, इसमें क्या होता है, इंटेंस कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कफ बनता है ओवर अ वीक, फिर फीवर भी आता है, और ऐसा हमारे कंट्री में बहुत सारा जगह पे हो रहा है, सुनी बताया ना, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट बात है। अब देखो इस तरह का जो हो रहा है वो H3N2 से रिलेटेड है, और जानते हो H3N2 मतलब H प्रोटीन, N प्रोटीन। H कितने टाइप के होते हैं? 18 टाइप के, और N कितने टाइप के होते हैं? 11 टाइप के होते हैं। सही बात है ना? तो ये एक्चुअल में जो इस तरह का जो कफ हो रहा है और जो फीवर हो रहा है, इसका जो रिलेशन है वो इन्फ्लुएंजा ए के साथ है। इन्फ्लुएंजा ए मतलब H3N2 के साथ है, जो कि एक तरह से सब टाइप है वायरस का। सब टाइप क्यों? क्योंकि अलग भी हो सकता है, H1N2 भी हो सकता है, H1 H18N10 भी हो सकता है, तो एक सब टाइप हो गया उसका, जिसकी वजह से फ्लू हो रहे हैं। ICMR देखो, ICMR जानते हो ना, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो है, उसने कहा है कि हाफ जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ग्रसित है, यानी कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने होने में, समझे ना। इसलिए कहा, कई तो ऐसे भी बोले कि कोरोना वायरस के साथ काफ़ी सिम्टम्स मिल रहा है इसका, क्योंकि कोरोना वायरस में भी यही था ना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, समझे। एंड पेशेंट वॉकिंग इनटू क्लिनिक्स वेयर फाउंड टू बी अफिलिएटेड विद इन्फ्लुएंजा, और जो भी आ रहे हैं तो अधिकतर ये पाया जा रहा है कि जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, वो पाया जा रहा है और कुछ नहीं, इन्फ्लुएंजा ए से ग्रसित है वो, इसलिए न्यूज में चला है। 92% देखो स्टूडेंट, 92% जो हॉस्पिटलाइज शहरी पेशेंट्स है उसको इस तरह का वायरस मिला है जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, और 86% में कफ है। तो ये, और देखो 27% ब्रीथलेसनेस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सिम्टम्स है ना, ये सिम्टम्स से पता चल रहा है कि ये H3N2 का शिकार हो गया, समझ गए। तो हम समझेंगे कि अच्छा आदमी में भी आ गया। हम जानते हैं कि H और N
जो तुम्हारा प्रोटीन है जो कि वायरस के रूप में काम करेगा। एच और एन क्या है, प्रोटीन ही है ना जो वायरस के साथ अटैच होता है। तो आखिर इसका जो सिम्टम्स है, समझ रहे, ये जो सिम्टम्स जो क्रिएट कर रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? क्योंकि हम आमतौर पे ये पढ़ते हैं कि एच और एन जो प्रोटीन है ह्यूमन बीइंग को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इससे पहले भी बात किए थे, इससे पहले बात किए थे, कौन सा बात किए थे? H5N1 था जो वहाँ पे पाया गया था, हाँ, मैमल्स में इंटर मैमल्स ट्रांसमिशन हो रहा था। तो ऐसा बहुत कम ही केस है सब टाइप से जो कि ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट करता है, और ये कर रहा है, इसलिए मैटर ऑफ वरी हो गया। समझ गए ना? 16% तुम्हारा निमोनिया पाया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? देखो फीवर आ रहा है, थोड़ा डायग्राम देख लो, हेडेक हो रहा है, रनिंग नोज है, ठीक है, इस तरह का हो रहा है, सोर थ्रोट है, गला सूख रहा है, देखो कोविड वाला शिकार, कफ हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ये सभी चीज़ हो रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो देख लोगे तुम लोग। आगे देखो, मेरा काम है 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बताना तुम लोग को। 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकते हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। तो पहले C और D के बारे में देख लेते हैं। नीचे जो लिखा गया है ना ब्लैक में, उसको देख लो तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा A और B भी। इन्फ्लुएंजा जो C है वो जनरली बहुत ही कम इलनेस देता है यदि ह्यूमन बीइंग में हो भी तो, ठीक है, और वो तुम्हारा ह्यूमन एपिडेमिक नहीं बनता। क्या होता है एपिडेमिक का मतलब? सुनो, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एक जगह पे सबको फैल जाना। अब पेंडेमिक मतलब कि दूसरी जगह पे भी फैल जाना, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक था ना कि यहाँ पे भी है तो दूसरा कंट्री में भी फैल जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। एपिडेमिक मतलब उसी जगह पे सब लोग ग्रसित हो गए, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। अब देखो इसमें 4 टाइप होते हैं, बढ़िया समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। ये इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी। जो सी है और डी है वो ह्यूमन बीइंग के लिए उतना घातक नहीं है, क्योंकि सी के वजह से थोड़ा सा इलनेस होता है और उसकी वजह से एपिडेमिक तो बिल्कुल नहीं होता ह्यूमन बीइंग में, यानी कि फैलता नहीं है। डी देखो, डी कैटल को इम्पैक्ट करता है, यानी कि कैटल समझते हो ना, गाय भैंस, इसको इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं देता है। जो ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम देता है वो इन्फ्लुएंजा ए और बी है, ऊपर देखो, और उसमें भी सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंजा ए है। अभी जो देख रहे थे ना, जो फ्लू हो रहा था H3N2, वो इन्फ्लुएंजा ए है। तो इन्फ्लुएंजा ए और बी ऐसे वायरस है जो कि सीजनल एपिडेमिक ऑफ डिजीज होता है। क्या होता है सीजनल एपिडेमिक? और स्पेशली वो भी विंटर के टाइम में। देखो स्टूडेंट, इसका मतलब है विंटर आया, विंटर के टाइम में तुम भी ग्रसित हो और साथ साथ तुम्हारे जो कॉलोनी वाले लोग हैं वो भी ग्रसित है। दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक ऑफ सीजनल एपिडेमिक ऑफ डिजीज, यानी कि सीजन के टाइम और विंटर के टाइम में ये देखा जा रहा है, ये दोनों ही। और स्पेशली सबसे जो खतरनाक है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। ये मात्र इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से फ्लू पेंडेमिक हो रहा है। फ्लू पेंडेमिक मतलब तुमको भी सर्दी खांसी है तो उसको भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, और दूसरी जगह पे भी हो रहा है। एपिडेमिक रूप में देखो कौन सा, इन्फ्लुएंजा ए और बी। एपिडेमिक मतलब उसी कॉलोनी में, उसी सोसाइटी में, बट इन्फ्लुएंजा ए के पास पावर है कि वो एपिडेमिक से पेंडेमिक भी कन्वर्ट हो सकता है, और उसी की वजह से फ्लू हो रहा है प्रॉब्लम। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का जो विषय है H3N2, वो भी क्या है तुम्हारा, इन्फ्लुएंजा ए ही है। समझ गए ना? तो पेंडेमिक देखो वही बोला है, पेंडेमिक तब होता है जब तुम्हारा इन्फ्लुएंजा ए वायरस पीपल को इन्फेक्ट करता है और दूसरी जगह पे भी फैल सकता है, और उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है। समझ गए ना? वो बता दिया, आगे बढ़ो। तो हाउ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर सब डिवाइडेड, इसको कैसे सब डिवाइडेड करोगे? तो हम जानते हैं सब डिवाइडेड वही H और N में है ना। इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन द 2 प्रोटीन। जो प्रोटीन मिलता है जिसको H बोलते हैं, N बोलते हैं। देखो H का फुल फॉर्म क्या है, हेमोग्लोटिनिन, और तुम्हारा दूसरा क्या है, N का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा, न्यूरोमिनिडेज, ठीक है, ये 2 है। और जानते हो कि H का कितना टाइप होता है, 18 टाइप्स होता है, और N का क्या होता है, 11 टाइप्स होता है। देखो दिखाया गया है, देखो H18 हो सकता है, यानी कि H तुम्हारा H1 से लेके H18 तक हो सकता है, N तुम्हारा N से लेके N1 से लेके N11 तक हो सकता है, ठीक है। उसको जूम करके देखो अच्छे से, समझ गए ना? अब देखो अभी तक इसका मतलब कितना कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, H1 देख लो, N1 देख लो, H10 देख लो, N2 देख लो, ऐसे ढेर सारा कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो अभी तक 130 कॉम्बिनेशन ह्यूमन बीइंग को पता है, 130, और फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। तो वही बोला कि अभी तक लगभग 130 इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप कॉम्बिनेशन नेचर में पाए गए हैं, और वो भी देखो अधिकतर किसके पास पाएंगे, वाइल्ड बर्ड, क्योंकि बार बार न्यूज में यही चल रहा था कि वाइल्ड बर्ड प्रीमोडियल रिजर्वर है, यानी कि बहुत दिन से कैरी करके आ रहा है इस चीज को। समझ गए ना? आगे देखो, रीअसॉर्टमेंट,
देखो रीअसेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है रीअसेसमेंट मतलब? देखो लेट से, जैसे मान लो कि हम पेशेंट हैं, लेट से हमको एक इन्फ्लुएंजा ने अटैक किया। इधर ध्यान दो, हमको इन्फ्लुएंजा ए ने अटैक किया, ए और बी दोनों को आ सकता है, ए ने अटैक किया, फिर बी ने भी अटैक किया, तो अंदर म्यूटेशन होगा ना, और फिर तीसरा कुछ नया निकल जाएगा। दैट्स कॉल्ड रीअसेसमेंट। समझ रहे हो? दैट्स कॉल्ड रीअसेसमेंट। देखो द वायरस हैज प्रोपेंसिटी, वायरस पास प्रोपेंसिटी है कि वो रीअसेसमेंट कर सकता है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच इन्फ्लुएंजा वायरस स्वैप जीन सेगमेंट, यानी कि वहां पे क्या करेगा, जीन को स्वैप कर ले रहा है, चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। यानी कि 2 इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि 2 है, ए है, बी है, या फिर एक ही सब टाइप्स है, 2 अलग अलग है। सब टाइप्स भी तो हो ही सकता है, अभी जिस बात कर रहे थे। उसने एक होस्ट को अटैक किया सेम टाइम पे, और उसके वजह से क्या हो गया, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो स्वैप कर गया, क्योंकि वहां पे म्यूटेशन आ गया, वेरिएंट आ गया। जैसे देखते हो ना, कहाँ ओमिक्रॉन हुआ, कहाँ डेल्टा आ गया। पहले शुरू में तो कुछ और आया था, फिर डेल्टा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया। लगाते रहो वैक्सीन, काम नहीं करने वाला है वो, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है, वेरिएशन आ चुका है उसमें। तो यहाँ पे भी यही सवाल उठेगा कि जब जीन तुम्हारा स्वैप हो गया है, यानी कि दूसरे टर्म में जब म्यूटेशन हो गया है, जब वेरिएशन आ गया, तो जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास वैक्सीनेशन होगा, दवाई होगा, सब बेकार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देखा जा रहा है। देखो करेंट सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस दैट रूटीनली सर्कुलेट इन पीपल इंक्लूड, अभी क्या क्या है देखो, कौन सा आदमी को टच कर रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 और इन्फ्लुएंजा ए H3N2, ये दोनों आदमी को टच कर रहा है। समझ रहे ना, H1N1 भी और H3N2 भी। और इसका भी सब डिवीजन हो सकते हैं, जिसको क्लैड्स एंड सब क्लैड्स बोलते हैं। जब म्यूटेशन होते चला जाएगा, म्यूटेशन होते चला जाएगा, तो म्यूटेशन का मतलब क्या कि जीन क्या हुआ, स्वैप कर गया। क्योंकि जानते हो ना वायरस का काम क्या है बाबू, वायरस क्या है, वायरस बाहर मृत है, तुम्हारे शरीर में आया तो उसका अपना डीएनए तुम्हारे शरीर में थोप देगा वो, और तुम्हारा चेंज कर देगा डीएनए स्ट्रक्चर। ये होता है वायरस का। वायरस क्या हो सकता है, या तो डीएनए वाला हो सकता है या आरएनए वाला हो सकता है। कोविड-19 वाला कौन सा वायरस था, आरएनए वाला था, तभी तो नाक से पता चल रहा था, है ना, नाक से सैंपल लिया जा रहा था, गला सैंपल लिया जा रहा था, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आरएनए वाला था इसलिए। ये आगे देखो, ठीक है, वो फिगर दिया गया है तुम लोग को, H7N2 वायरस, वही फिगर देखो, ये क्या है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप, जिसका HA7 होगा, वो बिल्कुल वो सेम चीज, छोड़ दो, वो सेम ही है, बता चुके हैं। हाँ ये देखो थोड़ा सा उसमें देख लो, ऑल नोन सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जितने भी इन्फ्लुएंजा ए होते हैं वो बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। बट H17N10 और H18N11 ये मात्र 2 ऐसा इन्फ्लुएंजा है जो केवल बैट में, चमगादड़ में पाया जाता है। बाकी जितना है सब बर्ड को इम्पैक्ट करता है, बट ये 2 टाइप है वो केवल चमगादड़ को इम्पैक्ट करता है। समझ गए? आगे देखो स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द सीजनल फ्लू वैक्सीन। तो वैक्सीन का क्या, तो वैक्सीन तो कारगर नहीं होगा फिर, क्योंकि जिस हिसाब से म्यूटेशंस हो रहे हैं तो वैक्सीन तो कारगर ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो जो करेंट सीजनल फ्लू वैक्सीन आर फॉर्मुलेटेड, ये बनाया गया है कि इस वैक्सीन बनाया गया है ताकि इन्फ्लुएंजा वायरस से हमको प्रोटेक्शन मिल सके, है ना। एग्जाम्पल देखो, वही इन्फ्लुएंजा ए बताएं H1N1 के लिए, इन्फ्लुएंजा ए H3N2 के लिए, या फिर इन्फ्लुएंजा बी टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, बी का ही बताया है, या तो विक्टोरिया लिनेज वायरस के लिए, या इन्फ्लुएंजा बी यामागाटा लिनेज वायरस के लिए, ठीक है, अलग अलग है, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी अटैक करता है ह्यूमन बींग में, और जानते हो कि सबसे खतरनाक ए है, बी भी अटैक करता है, बी अटैक करता है तो क्या सीजनल होता है, विंटर के टाइम में अटैक करा तो दोनों जा रहा है, वो एपिडेमिक है, एक ही जगह रहेगा। बट इन्फ्लुएंजा ए वो सबसे खतरनाक है, वो पेंडेमिक बनने का भी ताकत है उसके अंदर। तो गेटिंग अ फ्लू वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट, यदि फ्लू वैक्सीन मिल जाता है तो भारत प्रोटेक्ट हो जाएगा, है ना। एज वेल एज एडिशनल फ्लू वायरसेस है उसके साथ हम वो कर सकते हैं। सीजनल वैक्सीन डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, हाँ इन्फ्लुएंजा सी और डी है तो उसके अगेंस्ट ये जो सीजनल वैक्सीन बन रहा है वो प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको। इन एडिशन फ्लू वैक्सीन विल नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इलनेस, अब जो भी हमें फ्लू वैक्सीन लेंगे तो वो केवल विल नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इलनेस कॉज्ड बाय अदर वायरस। अब देखो वही बोला कि यदि म्यूटेशंस वगैरह हो जाए तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद वैक्सीन फेल हो जाता है स्टूडेंट। इसलिए देखो चाइना में इतना वैक्सीनेशन चलवाया गया, उसके बाद भी क्या हुआ, चाइना उसके बाद भी 0 कोविड पॉलिसी को लेकर पूरा लॉकडाउन लगा रहा था, जो कि चाइना दुनिया में सब जगह वैक्सीन दिया है। बात समझ में आ रहा है, तो म्यूटेशन कम हो, तो देखो वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें अच्छे से रहना चाहिए। वैलिडिटी इफेक्टिव, वही बोला कि जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन का अराउंड 1 ईयर, बिकॉज
1 साल तक ही रहेगा इफेक्टिवनेस भी। क्यों? क्योंकि बार बार वायरस चेंज हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, इसलिए। दैट्स इट। आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट, लास्ट का है देखो, न्यूट्री सीरियल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, मिलेट्स को, ज्वार को, ठीक है ना, ज्वार को, बाजरा को, इस तरह का जो चीज़ है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस चीज़ को लेके। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraint e technology in the aids of the farmers। ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 7 मार्च को। देखते हैं स्टूडेंट है क्या ये। देखो, और हम जानते हैं ना मिलेट्स का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यूज़ करता था मिलेट्स को। तो वही बोला कि देखिए ट्रेडिशनली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि फूड बास्केट में तो मिलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है हमारे भारत का, वो भी 3000 BC पहले इतना ज़्यादा हम खाते थे। मैं देखो, जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, यू नो डैट, है ना, व्हीट और राइस बाजी मार लिया। अच्छा ये बताओ तो व्हीट को फायदा हुआ कि राइस को फायदा हुआ प्रोडक्शन के मामला में? व्हीट को फायदा हुआ। व्हीट 7 टाइम्स बढ़ा है और राइस तुम्हारा 2 और 3 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ज़्यादा व्हीट उठाया है राइस से भी ज़्यादा। देखो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यानी कि 1960 के बाद ट्रेंड रिवर्स्ड हो गया है ना। मिलेट देखो, हाँ देखो मिलेट का जो तुम्हारा kg पर हेक्टेयर है वो बढ़ा है, अनडाउटली प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, मिलेट यील्ड बढ़ा है, बट एक्रिएज कम हो गया। एक्रिएज मतलब क्रॉप अंडर कल्टीवेशन, वो कम हो गया। मिलेट का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। देखो प्रोडक्टिविटी पहले कितना था, 414 kg पर हेक्टेयर था 1961 में, वो बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 1350 kg पर हेक्टेयर हो गया 2021 में। वेरी नाइस ना। बट जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है स्टूडेंट, वो पहले 3 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, अब वो घट के कितना हो गया तुम्हारा लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो ये समझ सकते हैं हम लोग इस चीज़ को कि प्रोडक्टिविटी तो मिलेट्स का बढ़ा है, अब कम जगह पर भी हम मिलेट्स को ज़्यादा उगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, मैं एरिया ही कम रहा। क्यों? क्योंकि एरिया कौन ले लिया, ये एरिया व्हीट ले लिया, राइस ले लिया। सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो वर्ल्ड लेवल पे भी। वर्ल्ड का उस समय देखो 592 था, वो बढ़ के तुम्हारा 972 हुआ, बट एक्रिएज के मामले में देखो 43 मिलियन था, वो घट के तुम्हारा 30 मिलियन हो गया। तो वर्ल्ड में भी हुआ है, मगर इंडिया में कुछ ज़्यादा हुआ है, इंडिया में कुछ ज़्यादा कम हुआ है एक्रिएज, यानी क्रॉप अंडर कल्टिवेशन इंडिया में ज़्यादा कम हुआ है। आगे देख लो, कंटिन्यूस डिक्लाइन है, यानी कि पर कैपिटल कंजम्पशन जो आदमी खाता है प्रत्येक दिन या साल में, बहुत कम मिलेट्स कंज्यूम करता है। पिछले बहुत एडिटोरियल्स भी पढ़ा है इस चीज़ को लेकर तुम लोग को, है ना, बहुत बार आया। देखो पर कैपिटल कंजम्पशन मिलेट्स का डिक्लाइन हुआ है, लगभग तुम्हारा 39% से डिक्लाइन हुआ है, 72 73 से लेके तुम्हारा 86 87 88 तक, यानी कि लगभग कह सकते हैं 15 साल में जो पहले खाते थे 72 में, उसे कंपेयर में 40% कम हुआ है, समझे। एंड रूरल एरिया एंड रूरल एरियाज का बात है, देखो रूरल एरियाज में ही प्रमोट हो सकता था ये सब चीज़, रूरल एरियाज में ये स्थिति है। और राइस और व्हीट का देखो ना कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 6 पॉइंट, यानी कि राइस का इंक्रीज 6.8 हुआ है और व्हीट का तुम्हारा 27 हुआ। इसलिए हम बोल रहे हैं व्हीट बहुत ऊपर चला गया और राइस का तुम्हारा वही 6.8% तुम्हारा इंक्रीज हुआ है। पहले लोग जो इतना खाते थे उसे कंपेयर में 7% ज़्यादा खाते हैं, और व्हीट तो बहुत ज़्यादा। अब 2004 से लेकर 2012 तक का देखेंगे तो रेशियो फर्दर डिक्लाइन, यानी कि अभी तो और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया मिलेट्स का, 45% और डिक्लाइन, जो भी डिक्लाइन हुआ उससे भी डिक्लाइन हो गया। मिलेट्स अब जानता कौन है, घर में देखो ना, रोटी बना दो, चावल बना दो, कोई ये तो नहीं बोलेगा ज्वार बना दो, रागी बना दो, बाजरा बना दो, ये सब तो बात भी नहीं करेगा। तो ये है प्रॉब्लम है। इसका रीजन क्या जाता है, देखो इसका रीजन क्या है, डिक्लाइन इन द मिलेट। यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे देखो डिक्लाइन क्यों हुआ मिलेट कंजम्पशन का, तो इसका श्रेय जाता है राइस और व्हीट को, क्योंकि राइस और व्हीट के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज क्या हुआ, नेगेटिव में बोलना चाहते हैं, कुछ तो होता है ना ऐसे वाला, ठीक है। और ये कारण ये कि सरकार भी एमएसपी दे रही है। सरकार किसको एमएसपी दे रही है, किसको दे रही है, राइस पे दे रही है, व्हीट पे दे रही है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट माला माल है, पंजाब फार्मर्स माला माल है, बात समझे। और इरिगेशन फैसिलिटी भी दे रही है किसको, राइस और व्हीट के लिए। तो जाहिर सी बात है जो मिलेट पहले से दम तोड़ रहा है और दम तोड़ देगा वो, क्योंकि मिलेट्स को आगे ले जाना है तो सरकार को फोरफ्रंट में आना होगा, जैसे इस बार सरकार आई है। और 2023 जानते हो ईयर ऑफ द मिलेट्स, ऑप्टिमिजल ऑल अराउंड मिलेट्स एट प्रेजेंट। देखो अभी प्रेजेंट इंडिया दुनिया में 41% प्रोड्यूस करता है मिलेट्स, अभी भी स्टिल
हाँ सोरगम को छोड़ देते हो, सोरगम को क्या छोड़ दो ना, सोरगम ले लो ना, क्या दिक्कत है तुमको, तुम्हारे पास है तो पूरा दुनिया में प्रोडक्शन, सोरगम बाहर का प्रोडक्शन है, बट मुझे आता नहीं है। सोरगम बाहर का है ना, समझा था। अभी भी टोटल करोगे तो इंडिया 41 प्रोड्यूस करता है मिलेट्स में, मिलेट्स का बोले ओवरऑल बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे, मार्केट कोई बड़ा नहीं होने वाला है, देखो 9 बिलियन का है, वो तुम्हारा 12 बिलियन का हो जाएगा, है ना। तो देखना होगा इस चीज़ को, इसलिए हमें मिलेट्स का डिमांड बढ़ाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिलेट्स न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। इसके लिए सरकार को अवेयरनेस फैलाना होगा और एडॉप्शन फैलाना होगा। अब पेड़ा देखो, अब पेड़ा ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाया है और उसमें सेंटर ने बोला है कि ठीक है, एक्सपोर्टर्स को, फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, सबको जोड़ेंगे अलग अलग प्रोग्राम से और कोशिश करेंगे, सबको इंसेंटिव दिया जाएगा, बोलेंगे सिरियाना उगाओ अच्छे से, बात समझे। तो IMR वाज इस्टेब्लिश, देखो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, उस समय भी 1958 में भी तुम्हारा IMR बना था, ठीक है, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, बट इस पर कुछ रिसर्च नहीं हुआ वैसा, ठीक है, ये संस्था बेकारी रह गया। फाइनली मोदी जी जब आए तो फिर इसको अपग्रेड किया गया 2015 में, और कोशिश किया गया कि ठीक है इसको भी हम ग्लोबल कम्पिटिटिव क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिसीरियल्स इंटरप्राइजेस को प्रमोट करें। क्यों, जानते हो कि क्लाइमेट चेंज भी होगा तो ये ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज में भी ये सह लेता है, इसको पानी उतना नहीं चाहिए होता है, सही बात है ना। इसलिए देखो 2015 के बाद हमने बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी कराया है, बिजनेस प्लान भी बनाया है, बहुत सारा चीज़ बनाया ताकि स्टार्टअप भी आए और मिलेट्स में क्या करें, मिलेट्स को आगे बढ़ाए। बजट 2023 और 24 में जानते हो कि IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये कोशिश करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, बेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड का है उसको लेके आए, प्रैक्टिस करे, ये सभी चीज़ करे ताकि और अच्छे से हमारा ग्रोथ हो सके मिलेट्स का। सप्लाई साइड इंडेवर इज मोस्ट नीडेड, जो सप्लाई साइड है, और देखो एक तरफ तुमको सप्लाई साइड को भी स्ट्रांग करना होगा और बिहेवियर को भी स्ट्रांग करना होगा। देखो स्वच्छ भारत मिशन कितना बेस्ट हुआ, क्योंकि आपने बिहेवियर अप्रोच किया है, लोगों को बताया है कि स्वच्छ रहना कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सप्लाई साइड भी करना, क्या होता है सप्लाई साइड का मतलब, क्रॉप अंडर कल्टीवेशन बढ़ा दो, फार्मर्स को ये इंगेज रख दो। दूसरा क्या है, बिहेवियर चाहिए, हम लोग को बोलो, जनता को बोलो खाओ मिलेट्स, हाँ ग्लूटीन कम होता है उसमें, बिल्कुल डायबिटीज पेशेंट के लिए तो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा। अब देखो इंडिया को जैसे G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, तो बेस्ट समय है कि फूड सिक्योरिटी को लेके इंडिया एक नया कदम उठा सकता है यहाँ पे, है ना। G20 का जब इतना बड़ा फोरम मिला है तो इसमें बोला गया कि G20 मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी को ना बहुत अच्छे से एक नया पैमाना दे सकता है, एक नया तुम्हारा एक डायरेक्शन दे सकता है वहाँ पे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये भी वही बोल रहा है तुम्हारा कि ये भी, इसमें भी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का ही बात होगा। आगे देखो आय का रास्ता क्या है, ये सही टाइम है कि हमें इस तरह का चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए, कंज्यूमर पैटर्न्स बदलना चाहिए, ताकि देखो सप्लाई चेन में ना कम्युनिटी वही रहे। देखो सप्लाई चेन में क्या है, अभी व्हीट और राइस है, कहीं भी जाते हो तो सप्लाई चेन PDS में भी तुमको व्हीट और राइस ही मिलता है, उसको उतार दो न्यूट्रिसीरियल्स को, PDS में भी आदमी खाएगा बैठ के। तो इस तरह का चीज़ होना चाहिए, है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन कराओ, राइट टू ईट, ये सभी चीज़ करवाओ तो बेटर रहेगा। सुपरमार्केट चेन से लिंक कराओ, डोमेस्टिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ। तो जिस हिसाब से पजल है कि माल न्यूट्रिशन, देखते हो ना फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आता है रिपोर्ट 2004-05 का और 15-16 का, और ये या फिर जो इनिशियल रिपोर्ट है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे देखो जो रिपोर्ट है, यहाँ फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट 3 रिपोर्ट है, 2004-05 का, 2015-16 का और ये 2021 का आया था। सब में एक कंसर्न दिया गया है, माल न्यूट्रिशन, बच्चा लोग स्टंटिंग है, वेस्टिंग है। तो भाई तभी नहीं ठीक होगा जब कंज्यूमर बिहेवियर पर काम होगा। तो वही बोला गया है देखो कि जो माल न्यूट्रिशन का जो पजल है या लाइफ स्टाइल डिजीज हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, वो बढ़िया से सॉल्व हो सकता है यदि हम मिलेट्स को स्वीकार कर लें, क्योंकि मिलेट्स ऐसा है कि क्लाइमेट फ्रेंडली है, कैसे भी क्लाइमेट में बढ़िया से ही कल्टीवेट हो सकता है। दैट्स इट।